नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। दिन भर खबरों में क्या रहेगा खास, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दावोस में जारी है भारत की सशक्त भागीदारी। एआई और अर्थव्यवस्था पर हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी। आज देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर रखेंगे भारत का पक्ष। स्पेन के विदेश मंत्री जॉस मैनुएल अल्वेरेज 2 दिवसीय भारत दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त, कई वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज। आज राज्य स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन की योजना। न्यूनतम भत्ते की है मांग। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज से। पहला मुकाबला नागपुर में। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की बड़ी अपनी परीक्षा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। आज इसका तीसरा दिन है। आज भी यहां कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। आज खासतौर से अगर बात की जाए, क्या भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस चर्चा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। साथ ही पैनल में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पैनल में भारत की आर्थिक वृद्धि, वैश्विक व्यापार में भूमिका, निवेश संभावनाएं, तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान पर चर्चा होगी। और इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एआई और अर्थव्यवस्था पर पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत का अपना मॉडल है। which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. पैनल चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई क्रांति लाने के लिए देश में बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। Many rich countries where the big tech basically controls the access to GPU, we decided to create a public-private partnership in which the common compute facility is enabled by the government and subsidized by the government so that entire population, all the students, researchers, startups, they all get access to it. And the cost is practically 1/3 of the cost in most other countries. That is first. Second, having a set of free, a bouquet of models which basically meet most of your needs. Third, making sure that people understand this technology, learn this new technology. Already we are going through a program for 10 million people to be trained on AI skills. Four, making sure that the IT industry, which is a very significant industry in our country, pivots in a very systematic way towards providing services to Indian companies as well as to the global companies. दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में इंडिया पवेलियन निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी बड़े निवेश समझौते कर रही हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भारत की विकास गाथा
पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही है। इंडिया पैवेलियन में वैश्विक निवेशकों की भीड़ इस बात का संकेत है कि भारत आज दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बन चुका है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के पहले ही दिन भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस से ऐलान किया कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता अंतिम चरण में है। वॉन डेर लेयन अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। हमने बहुत देशों के साथ समझौते किए हैं, अभी भी काम करना बाकी है। हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों के लिए बाजार क्रिएट करेगा और ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। 2 billion people. मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष संजय गुप्ता से आईटी, ITES और डेटा सेंटर परियोजनाओं पर चर्चा की। साथ ही एवरस्टोन ग्रुप और क्रेनसेंट एंटरप्राइजेस के साथ ऑटोमोबाइल, EV, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश को लेकर बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने CII के ब्रेकफास्ट सेशन में कहा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सेंटर्स का बड़ा हिस्सा भारत में है और आने वाले समय में दुनिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भारत पर निर्भर होगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और असम देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और गुजरात AI, डिफेंस, टेक्सटाइल और GCC जैसे क्षेत्रों में नए निवेश अवसर तलाश रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बन चुका है। आज यहाँ मौजूद हर कोई भारत के पैवेलियन को देखने आना चाहता है क्योंकि यह निवेश के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। भारत की विकास गाथा आकार ले रही है, लेकिन इसे वास्तव में साकार और प्रदर्शित करने के लिए केवल हरित ऊर्जा और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए ही 350 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने की हमारी योजना है और 2047 तक जब हम एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, तब तक देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या 350 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस के पहले ही दिन 14.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश समझौते किए, जिससे 15 लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने AI, ग्रीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर वैश्विक कंपनियों से बातचीत की। कुल मिलाकर दावोस में भारत सिर्फ संवाद नहीं कर रहा, बल्कि निवेश, विश्वास और विकास का स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत तैयार है आगे बढ़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत अपनी एक मजबूत उपस्थिति जो है वो दावोस में दर्ज करा रहा है। वहीं आप भाई आगे बढ़ते हैं। आज से 23 जनवरी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंध संस्थान और IEDA के संयुक्त प्रयासों से ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंध संस्थान की अध्यक्षता ग्रहण की हुई है। भारत के चुनाव आयोग की ओर से 21 से 23 जनवरी के बीच 3 दिनों तक चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 45 election management bodies have confirmed, but overall our participation will include many foreign missions. So we expect around 40 other foreign missions to join. So in all, about 85 countries will participate in the international conference, and through different programs, like we said, plenary sessions, we said thematic session. These election management bodies will also have bilateral meetings, exchanging and exploring possibility. भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और करीब 42 चुनाव प्रबंधन संबंधी संस्थान भी भाग लेंगे। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, EMB लीडर्स प्लेनरी, EMB वर्किंग ग्रुप बैठकें, ECI नेट का शुभारंभ और वैश्विक चुनावी विषयों,
अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर आधारित विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 ब्रेकआउट सत्र प्रस्तावित हैं। कार्यक्रम के दौरान भारत में होने वाले विभिन्न चुनाव और विविधतापूर्ण मतदाताओं से संबंधित एक प्रदर्शनी और 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया डिसाइड्स भी दिखाई जाएगी। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्पेन के विदेश मंत्री जॉस मैनुएल अल्वेरेज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जॉस मैनुएल अल्वेरेज की ये भारत यात्रा कई मायनों में अहम है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हरिद्वार और ऋषिकेश में आयोजित कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके इस दौरे को राज्य के लिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। गृह मंत्री आज स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन पहुंचेंगे, जहां गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को संबोधित करेंगे। वहीं 22 जनवरी को अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां वे पतंजलि योगपीठ स्थित महर्षि दयानंद ग्राम में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचेंगे, जहां वह अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे और गायत्री परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री बैरागी द्वीप हरिद्वार में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल होने की संभावना है। बीजेपी ने आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कई बड़े नामों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी अध्यक्ष ने केरल विधानसभा, बेंगलुरु महानगर निगम, इसके साथ ही तेलंगाना निकाय चुनाव और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। केरल के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी प्रकार ग्रेटर बेंगलुरु महानगर निगम के आगामी चुनाव के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को चुनाव प्रभारी और राजस्थान के प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया, साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के पार्टी सदस्य संजय उपाध्याय को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। इसके साथ ही तेलंगाना नगर पालिका और निगम चुनाव के लिए आशीष शेलार को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आशा वर्कर्स ने मोर्चा खोल दिया है। आशा वर्कर्स अपने न्यूनतम भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने अब स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसको देखते हुए बंगाल पुलिस ने स्वास्थ्य भवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य के विभिन्न जिलों में आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस कोलकाता आने से रोक रही है। साथ ही पुलिस रेलवे स्टेशनों पर आशा कार्यकर्ताओं को रोकने में लगी है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। गुड गुड। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है,
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान करना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज़्यादा परियोजनाओं को यहां इसके तहत जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा के तहत विकास परियोजनाओं को उनमें जबरदस्त गति मिली है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश भी है, जहां सालों से अटकी सड़क परियोजनाएं पूरी हो पाई। NH-19 और NH-56 का कैसे हुआ प्रगति से विकास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रगति तंत्र ने उत्तर प्रदेश में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है। चकेरी इलाहाबाद 6 लेन यानी NH-19 और लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन यानी NH-56 परियोजनाएं राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली रीढ़ के रूप में उभरी हैं। चकेरी से इलाहाबाद तक 145 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अहम हिस्सा है। वहीं 127 किलोमीटर लंबा लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से प्रभावी रूप से जोड़ता है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय में कमी, वाहन परिचालन लागत घटाना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना था। हमारा चकेरी से प्रयागराज का जो हमारा सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो इससे कानपुर शहर से जो आवागमन है वो बहुत ही सुगम हो गया है, क्योंकि कानपुर और प्रयागराज का बड़ा आपसी संबंध है और अनेक धार्मिक कारणों से, अन्य कारणों से, माननीय उच्च न्यायालय के वहां होने के कारण जनता को इसमें बहुत अधिक सुविधा मिली है NHAI के इन प्रयासों से। क्रियान्वयन के दौरान दोनों परियोजनाओं में समान प्रकार की चुनौतियां सामने आई। विशेषकर भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण संरचनाओं को हटाया जाना। चकेरी इलाहाबाद परियोजना यानी NH-19 में उपलब्धता और वृक्ष कटान में देरी से कार्य बाधित हो रहा था, जबकि लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना यानी NH-56 में भूमि उपलब्धता की वजह से निर्माण बाधित हो रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2018 और 2019 में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति मंच पर की गई। समीक्षा बैठकों में उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए कि शेष भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर मुआवजा तुरंत वितरित किया जाए, लंबित संरचनाएं हटाई जाएं और वृक्ष कटान कार्य को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ समन्वय कर निर्माण की गति बनाए रखने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 53 किलोमीटर जो अमेठी में इसका भाग पड़ रहा था वो लगभग 1 साल की समय सीमा के अंतर्गत इसको पूरा कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसमें जो 53 किलोमीटर का पैच था उसमें बहुत सारे वृक्ष भी आ रहे थे, कुछ निर्माण भी थे जिनको समय सीमा में हटा के प्रशासन के द्वारा निर्माण एजेंसी को दिया गया, जिससे निर्माण एजेंसी ने सुगमता पूर्वक कार्य किया। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन और राज्य मशीनरी ने मिशन मोड में कार्य किया। लंबित भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ, मुआवजा वितरण तेज हुआ, वन संबंधी बाधाएं दूर की गईं और ठेकेदारों को निर्बाध कार्यस्थल उपलब्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना अप्रैल 2019 में और चकेरी इलाहाबाद परियोजना अगस्त 2024 में 100% भौतिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। आज ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में तेज, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित कर रही हैं।
कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ ये परियोजनाएं इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रगति जैसे उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से जटिल अवसंरचना परियोजनाओं को भी समय पर धरातल पर उतारा जा सकता है। तो जाना आपने प्रगति पहल से किस तरीके से विकास को गति मिलती हुई नजर आती है। भाई आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं श्रीलंका की। दरअसल नवंबर-दिसंबर 2025 में आए चक्रवात दितवा के बाद भारत का ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के प्रभावित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सहारा बना है। मानवीय सहायता के बाद अब भारत ने पुनर्निर्माण प्रयासों को और तेज किया है। श्रीलंका में कार्यरत भारतीय कंपनियों ने 900 मिलियन श्रीलंकाई रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है, जिससे 40 से अधिक दूरदराज गांवों तक राहत पहुंचाई गई है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों ने रिबिल्डिंग श्रीलंका फंड में $10 लाख का योगदान भी दिया है। और बात क्रिकेट की, आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। ये सीरीज ऐसे समय पर हो रही है जब अगले महीने T20 का वर्ल्ड कप शुरू होना है। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हार का दंश झेलना पड़ा। ऐसे में टीम पलटवार के इरादे के साथ आज मैदान में उतरेगी। वनडे सीरीज में क्या हुआ भूल जाओ। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को नए कलेवर और नए तेवर के साथ सबक सिखाओ। कुछ यही बात इस वक्त टीम इंडिया के जहन में है। वनडे हारे, लेकिन अब है T20 की बारी, जहां न्यूजीलैंड को रहेगी धूल चटाने की तैयारी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम कीवी टीम के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है। रिकॉर्ड्स में टीम इंडिया का डंका बजता रहा है, लेकिन मुकाबले रिकॉर्ड्स पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर जीते जाते हैं। भारतीय टीम को इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी से दमदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार भी बड़ी पारी खेलकर फॉर्म हासिल करना चाहेंगे। स्पिन गेंदबाजी की कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथों में होगी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 25 T20 खेले गए हैं, जहां भारत ने 14 में जबकि न्यूजीलैंड ने 10 में जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबला टाई रहा है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो यहां टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसी तरह डैरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में काइल जेमिसन वनडे परफॉर्मेंस को यहां एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। वैसे तो 5 मैच की ये T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, लेकिन तैयारी विश्व कप को लेकर है। ऐसे में ये सीरीज जो है वो बेहद अहम कड़ी साबित होने वाली है। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना की पशु टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। परेड में लद्दाख से आए ऊंट और जस्कर खच्चर शामिल हैं, जिन्हें 12,000 फीट की ऊंचाई से दिल्ली लाया गया है। इन जानवरों को खास ऑपरेशन के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आपको छोड़े जाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बेस्टो की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। ये है बैक्ट्रियन कैमल जो लद्दाख में पाया जाता है। पहली बार ये कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगा, और ना सिर्फ ये बल्कि ये संस्कार पोनीज भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा होंगे। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल धीरज मेहता। आइए हम उससे बात करते हैं। इस बार जो आपका एनिमल कंटिंजेंट है उसमें क्या खास है? इस बार का हम जो है ये रिमाउंट वेटनरी कोर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन आर्मी में हर तरह के एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग और उनकी ट्रेनिंग। बैक्ट्रियन कैमल्स की अगर हम बात करें तो क्या खास बात है इसमें? बैक्ट्रियन कैमल्स हम हमेशा जानते हैं कि रेगिस्तान हो, चाहे वो रेतीला रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला रेगिस्तान हो, उसमें ऊँट अपना एक बार खाना खा के एक बार पानी पी के कई दिन तक जो चलने की उसकी काबिलियत है और कई दिनों तक सस्टेन करने की उस एनवायरनमेंट में जहां आप जाने से भी डरते हैं, तो उस काबिलियत के बल पे वो लॉजिस्टिक और रिकनेसेंस जो हिंदी में हम जिसको टोहो लेना कहते हैं और जो रसद पहुंचाने वाले काम हैं
उनको करने में ये काफ़ी सक्षम है। इसी तरह से ये पोनीज भी बहुत इफेक्टिव हैं। ज़ंस्कारी पोनीज बेसिकली ये 60 से 80 किलो तक लोड ले जा सकते हैं। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर में कभी अगर देखा है, वहाँ पे टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ड्रॉप करते हैं -40 -50 तक। और ये अगर आप पोनीज का अगर आप कोड देख रहे हो अभी, ये इनको बेसिक नेसेसिटीज़ में कुछ भी नहीं चाहिए, दे कैन सर्वाइव वहाँ पे -40। एक सोल्जर के साथ वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना ही डिफ़िकल्ट है। तो एक सोल्जर अपने साथ जो भी जानवर रखता है तो उसका मेंटेनेंस कम चाहता है। तो दिस ज़ंस्कारी पोनीज इन दैट ग्लेशियर एट अ डे 40 से 50 किलोमीटर आराम से तय कर लेते हैं। 15,000 फीट के ऊपर ये आराम से जी लेते हैं। और 60 to 80 किलोज वो एमुनिशन हो, स्टोर्स हो, सप्लाईज हो, कोई भी तरीके के स्टोर्स हो, वो आराम से ले जा सकते हैं। कर्तव्य पथ पर आने के लिए कितनी तैयारी की आप लोगों ने? ये हमारी तैयारी लगभग 2 महीने पहले से शुरू हुई है और लगभग 10 दिन लग गया, बिकॉज ये जानवर को हम बेस कैंप, सियाचिन बेस कैंप जो 12,000 फीट पर है, वहाँ से हम यहाँ पे ले आए एंड इनके काफ़ी फीड में तब्दीलियाँ लाए ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना आए। और एट द सेम टाइम इनके जो मेंटेनेंस होती है उसकी ध्यान रखा है। मैन पावर में जो हम लोग इसकी मेंटेनेंस करते हैं, ग्रूमिंग होती है इनकी उस तरीके से। और इनको जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी हम स्लोली सिस्टमेटिक वे में ले आए। लगभग आज का दिन लग गया, 3 महीने की तैयारी थी। तो जैसे कि हमने सुना 3 महीने की तैयारी, और बैक्ट्रियन कैम्बल और ये ज़ंस्कार पोनी तैयार हैं, हमारी सीमाओं की हिफाजत के लिए तैयार हैं, गणतंत्र दिवस पर आपको अचंभित करने के लिए। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली।